हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे और घर पर बैठकर हमारी वीडियोस का आनंद ले रहे होंगे। तो बच्चों, आज जो हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वो है क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। जो चैप्टर फर्स्ट है उसका टॉपिक बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस। पहले हम इस टॉपिक को पढ़ाएंगे, उसके बाद जो टाइप्स हैं केमिकल रिएक्शंस के, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस एंड डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक, ये आगे भी चलती रहती हैं रिएक्शंस, ठीक है। इसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक। और भी रिएक्शन जैसे कोरोजन है, वो प्रोसेस वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एक एक करके हम इसको देखते हैं। पहले हम बिना टाइम को वेस्ट किए हम स्टार्ट कर देते हैं अपना टॉपिक, वो है बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग क्या होती है, देखिए बैलेंसिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। लाइफ में भी बैलेंसिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि हर चीज़ को बैलेंस करके चलिए। पढ़ाई है, हेल्थ है, ठीक है, और घर के जो काम हैं उनको सबको बैलेंस बनाइए। समझ में आ गया। तो बैलेंस की भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और केमिकल्स भी ये कहते हैं कि हम क्यों ना बैलेंस हों। अगर आप बैलेंसिंग कर रहे हैं तो हमको भी बैलेंस कीजिए, ठीक। तो रिएक्शन में, किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो नंबर है वो क्या रहना चाहिए, एटम्स का नंबर सेम रहना चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। दैट इज बिफोर आफ्टर द केमिकल रिएक्शन एंड बिफोर द केमिकल रिएक्शन द मास ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज एंड द फॉर्म प्रोडक्ट विल बी सेम, ठीक है। रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद जो मास है स्पीसीज का जो पार्टिसिपेट कर रही हैं उनका क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। ये क्या है आपका बैलेंसिंग। अब इसी को देखते हैं हम। जैसे एक रिएक्शन लेते हैं, यहाँ पर देखिए आयरन है। मैं वर्ड इक्वेशन लिख रहा हूँ आपके सामने, वर्ड इक्वेशन आयरन प्लस वाटर। वाटर और वाटर में भी क्या हो गया, वेपर, वाटर वेपर। अब जो केमिकल रिएक्शन हुई, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है हमारा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो यहां पर बनता है आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक। अब इसको केमिकल इक्वेशन बनाना है। ये एक तरीके से आपकी इसको कह सकते हैं हम कि ये केमिकल क्या है, रिएक्शन है। इट इज केमिकल रिएक्शन। और एक तरीके से इसको केमिकल रिएक्शन है, ये है वर्ड इक्वेशन। अब ये इसको केमिकल इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन वर्ड यूज किए गए हैं इसमें, हमने वर्ड, यहाँ पे आयरन का हमने सिंबल नहीं शो किया है। इफ वी यूज द सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज एंड द फॉर्म्ड प्रोडक्ट देन इट विल बी द केमिकल इक्वेशन। क्लियर हो गया। नाउ आयरन दैट इज Fe, इसको बनाइए। वाटर वेपर H2O ही रहेगा, चाहे वो वेपर बन जाए चाहे वो सॉलिड स्टेट में आ जाए, क्या रहेगा, वाटर। दैट इज गैस, इट इज सॉलिड प्लस वाटर गैस एरो, ठीक। यहां पर आयरन ऑक्साइड Fe3O4, इट इज मिक्स्ड ऑक्साइड, दो ऑक्साइड के कॉम्बिनेशन से बनता है, प्लस हाइड्रोजन। और इसको ऐसे दिखाएंगे, हाइड्रोजन क्या है, गैस है, गैस, ये सॉलिड। अब देखिए इसको हमें बैलेंस करना है। तो यहाँ एटम्स की नंबर ये क्या है आपके, बताओ, दीज आर रिएक्टेंट्स जो that can participate in reaction and these are products. Clear? Now students, that is here one Fe atom is present.
एंड हेयर द Fe एटम्स आर 3, यहां 1 है, यहां 3 है, ठीक। तो 1 से 3 का कैसा मुकाबला, तो 3 3 होने चाहिए दोनों तरफ। तो क्या होगा कि यहां Fe है 3, फॉर्मूले को चेंज नहीं कर सकते हम, यानी कि इसको बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, यहां से हटाओ, इसको हटाओ, बना दिया, नया फॉर्मूला बना देते हैं वो, ठीक। टीचर भी चक्कर खा जाते हैं कि पता नहीं कहाँ से ये है भी या नहीं भी, कुछ तो नंबर दे देते हैं, दे दो, हो सकता है हो, ठीक। तो ऐसा नहीं करना है, फॉर्मूले को चेंज नहीं करना है। आपको क्या करना है कि यहाँ 3 है तो यहाँ 3 लाइए। तो फर्स्ट स्टेप में मैं आयरन को ही बैलेंस करता हूँ, तो यहाँ लगा दीजिए 3Fe। तो ये नहीं चलेगा कि यहाँ से हटाया यहाँ कर दिया, नो नो नो, यहाँ नहीं, आप यहाँ पर कीजिए आगे। ये सॉलिड है प्लस H2O। H2O देखिए, इसमें ऑक्सीजन का देखते हैं, ऑक्सीजन यहाँ कितना है, देखिए 1, यहाँ क्या है 1, इसके आगे देखिए यहाँ H2O 1 है, ठीक। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है 1, तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना रहेगा 1, यानी ऑक्सीजन कितना है बताइए, ऑक्सीजन है 1, ठीक। तो ऑक्सीजन इधर 1 है और इधर कितना है 4, क्योंकि इसके आगे 1 है 1 है, तो 1 4 जा 4। अब देखिए ऑक्सीजन इधर कितना है 4, ऑक्सीजन यहाँ कितना है 1, कैसे बराबर हो सकता है, सिंपल मैथमेटिक्स। यहाँ 1 है तो इसमें 4 की क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, दैट इज 4H2O। अब देखिए यहाँ आपको नहीं करना है 4, ऐसे नहीं करना है, आपको जो मल्टीप्लाई करना है इसमें कहाँ करना है बच्चों, वो आगे करना है, कहाँ करना है आगे, ठीक। तो इसको मैं यहाँ पे रफ कर देता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है ये, थोड़ा और साफ क्लियर दिखना चाहिए आपको। फिर से यहाँ गैस, इसको भी मत छोड़िए, ठीक। अगर लिक्विड लगा देंगे तो वो लिक्विड नहीं लेते, इसमें वाटर वेपर की रिएक्शन कराई जाती है। नाउ अब Fe3O4 3O4 सॉलिड है प्लस, अब देखिए यहाँ आपका H2 हाइड्रोजन कितने हैं, इधर हाइड्रोजन है कितने 2, और इधर हाइड्रोजन, अगर मैं इसी को ऐसे लिखता हूँ, चलो अगले स्टेप में कर देंगे ये गैस। अब कौन कौन बैलेंस हो गए, देखिए कौन कौन बैलेंस हो गए, यहाँ पर अगर देखा जाए तो आयरन 3 हो गया, आयरन इधर 3 हो गया, ऑक्सीजन 4 हो गया, और यहाँ पे ऑक्सीजन 4 हो गया, क्लियर, ठीक। क्यों 4 कैसे हो गया, यहाँ 1 मानते हैं, जब कुछ नहीं होता तो क्या होता 1, 4 1 जा 4, यहाँ 4 है ही, तो क्लियर है। अब हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन जो इधर है वो है 4 2 जा 8, और यहाँ हाइड्रोजन है 2। हाइड्रोजन ये काम बिगाड़ रहा है, काम यहाँ पर हाइड्रोजन को बैलेंस कर दें तो काम बन जाएगा। तो देखिए हाइड्रोजन कितना है यहाँ 2, तो 2 को 8 के बराबर लाने के लिए कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 4 की मल्टीप्लाई, और किधर करनी पड़ेगी इधर साइड में, ठीक। तो 3Fe सॉलिड प्लस 4H2O गैस, एरो Fe3O4 सॉलिड प्लस 4H2 गैस। अब चेक कर लीजिए सबको, हाइड्रोजन काम बिगाड़ा था तो हाइड्रोजन भी क्या हो गया यहाँ 8 हो गया, ठीक है बच्चों। ये है बैलेंसिंग, सब चीज़ बराबर है, क्लियर। तो इसको आप नोट कीजिए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, उसको भी देखेंगे कि कैसे बैलेंस करना है, ठीक है बच्चों। नोट कीजिए, रफ करते हैं इसको, देखिए यहाँ से हटाते हैं, और एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं आप इसमें।
जैसे बहुत ही सिंपल लेंगे हम, इसको लिखा रहने दीजिए 2, और ये इसको भी चलो कर दीजिए। नाइट्रोजन वर्ड इक्वेशन ले रहा हूं मैं, प्लस हाइड्रोजन एरो दैट इज अमोनिया। अमोनिया इज अ गैस, इट इज नॉट निमोनिया, इट इज अमोनिया, गैस होती है। ठीक, अब देखिए इट इज हैवर प्रोसेस। देखिए आयरन कैटलिस्ट होता है यहाँ पे, आयरन कैटलिस्ट हाई प्रेशर पर करते हैं इस रिएक्शन को, हाई प्रेशर, ठीक, और टेम्परेचर भी लगभग 760 के आसपास टेम्परेचर होता है। ठीक है, उस पर नहीं जाते, हम बैलेंसिंग सीख रहे हैं पहले यहाँ पे, बैलेंसिंग नाइट्रोजन। अब देखिए इसको बनाइए केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन नाइट्रोजन। क्या है नाइट्रोजन? नाइट्रोजन इज नॉट एटम हेयर, नाइट्रोजन इज गैस। तो फ्री स्टेट में है ये, तो गैस N2, नाइट्रोजन डाई एटॉमिक होती है, हाइड्रोजन H2। अगर नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऐसे अलग अलग लिखे हुए हैं तो आप ऐसे लिखेंगे, एरो यहाँ पर फिर से Fe कैटलिस्ट और हाई प्रेशर, और ये अमोनिया NH3। पहले तो इसको हमने ये बना लिया। नेक्स्ट इसमें देखिए यहाँ बैलेंसिंग स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन कितना है बताइए? हाइड्रोजन है 2, नाइट्रोजन नाइट्रोजन है 2, यहाँ नाइट्रोजन है 1। क्लियर? आगे क्या है? 1, और यहाँ कुछ है नहीं। ठीक, देखिए NH3, जूम करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, जूम यहाँ पे, तो NH3, तो यहाँ कितना है? 1। क्या है? 1। कुछ भी नहीं होता है तो 1 मानते हैं। ठीक, अब इसमें क्या करोगे आप? कैसे बैलेंस हो सकती है ये? नाइट्रोजन को ही बैलेंस करते हैं पहले स्टार्टिंग में। तो हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन कितना है? 2, और हाइड्रोजन है यहाँ 3। हाइड्रोजन कितना है यहाँ? 3। क्लियर? अब देखिए कैसे बैलेंस किया जाए, दोनों को कैसे बैलेंस करें हम। दोनों को इस टाइप से कुछ ऐसी मल्टीप्लाई कीजिए कि दोनों ही बैलेंस हो जाएं। एक दूसरा तरीका बता रहा हूं मैं आपको, इसको क्या बनाया जा सकता है? इसका एलसीएम कितना हुआ? ये यहाँ पर देखिए 3 में मिनिमम डिजिट बताइए कितना हो सकता है? 2। 2 की मल्टीप्लाई की कितना हुआ? ये 6। ठीक, ये 6 हो गया। यहाँ पे भी 2 की मल्टीप्लाई कीजिए, हुआ 6। 2 हुआ ये, सॉरी 2। अब देखिए इसको कैसे करेंगे? यहाँ तो 2 ही रहने दीजिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आप 3 का, तो क्या हो गया? 6। बराबर हैं दोनों। ठीक, तो अब बताइए कैसे कैसे करेंगे आप इसको, कि नाइट्रोजन को आप 2 रहने दीजिए। देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है? 2 है, यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है, तो कितने की मल्टीप्लाई करेंगे? N2 प्लस N2, और ये गैस है, प्लस H2 दैट इज गैस है, और वही Fe कैटलिस्ट और हाई प्रेशर। ठीक है, और यहाँ पर 2 लगा दीजिए आगे, 2NH3। फॉर्मूला चेंज नहीं होगा 2NH3। अब देखिए हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 3 जा 6। हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 3 जा 6 हो गया, तो 6 है हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2 है केवल, तो कितने की मल्टीप्लाई कर दें? 6 बनाने के लिए, हाइड्रोजन को 6 बनाने के लिए इसमें कितने की मल्टीप्लाई कर दें? इसमें हो जाएगी 3 की। कितना? 3 की मल्टीप्लाई। ठीक, तो आप इसको अगले स्टेप में भी कर सकते हैं, जैसे N2 गैस प्लस 3H2 गैस, और यहाँ पर वही Fe कैटलिस्ट और हाई प्रेशर, और जनरली 760 के आसपास आप इसमें
टेम्परेचर यूज़ करते हैं। ये हो गया। तो इट इज़ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, आप दोनों तरफ देख सकते हैं बराबर है, ठीक है। ये हैबर प्रोसेस है। हैबर ने इंडस्ट्रियल स्केल पर, बड़े स्केल पर, जैसे इंडस्ट्रियल स्केल होता है कॉमर्शियल स्केल के, जिस चीज़ को हम बड़े पैमाने पर बनाते हैं और उसको सेल करते हैं बेचने के लिए, ठीक है, प्रॉफिट कमाने के लिए, तो उस लेवल पे हम इसको बना सकते हैं इस मेथड से। क्लियर। तो ये हैबर प्रोसेस है। आगे देखिए आप, ये बैलेंसिंग हो गया, इसमें कर सकते हैं आप। जो नेक्स्ट जो टॉपिक है बैलेंसिंग के बाद, वो है टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस लिख सकते हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस, ठीक। कितने टाइप की रिएक्शंस हो सकती हैं? टाइप का मतलब हुआ कि या तो कॉम्बिनेशन हो रहा है या डिकम्पोजिशन हो रहा है। बहुत सारी प्रोसेस आपकी लाइफ में भी होती रहती हैं। जैसे कभी कभी होता है कि एक परिवार टूट जाता है, अलग अलग मेंबर चले गए दूर दूर, किसी ने एक घर बॉम्बे में बना लिया, एक ने दिल्ली में बना लिया, एक ने चेन्नई में बना लिया, ठीक, समझ में आ गया। तो ऐसे क्या हुआ? डिकम्पोजिशन हुआ। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि परिस्थितियाँ कुछ ऐसी आती हैं कि चारों छोड़ छोड़ के अपने सिटीज़ को एक जगह आ जाते हैं, कॉम्बिनेशन हो जाता है उनका, ठीक, सब एक जगह पे आ जाते हैं। तो वो क्या है? सब जो अलग अलग थे वो मिलके एक हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया। क्लियर। कभी कभी डिस्प्लेस कर देता है कोई आया थर्ड पर्सन, उसने एक को हटा दिया अलग, वो क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट। ऐसे ही केमिकल्स भी करते हैं। तो पहला जो टाइप है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, ठीक। दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, थर्ड है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ डिस्प्लेसमेंट के बाद है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक, शॉर्ट में कर दिया है। और डबल डिस्प्लेसमेंट के बाद है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, ठीक है। और इसी में ऑक्सीडेशन में एक प्रोसेस होती है कोरोजन एंड ट्रांजिटिविटी, वो इसमें ही आ जाएगी, ठीक। तो इन्हीं से आपका मोस्टली जो चैप्टर है, इसके अलावा आपका जो कोरोजन इसी में आ जाएगा, ऑक्सीडेशन ही होता है, ठीक। ये मेन टाइप्स हैं आपके इसमें चैप्टर में। तो पहला जो चलते हैं हम आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, ठीक है बच्चों। तो व्हाट आर कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, ठीक। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देखिए डिफाइन कैसे करेंगे, कंबाइन होना, जुड़ना। तो व्हेन टू और मोर देन टू reactants कंबाइन का मतलब ये हुआ रिएक्शन करेंगे, वो कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट then the reaction is called
कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल देख लीजिए, अभी बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, सी दैट इज कार्बन, C+O2, C+O2, CO2, CO2, CO2 हो गया। ठीक, अब इसमें देखिए, एक तो ये है कार्बन को जला रहे हैं हम, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। तो दो यहाँ पर जो रिएक्टेंट हैं वो एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक ही बन रहा है यहाँ पर। समझ में आ गया? तो ये क्या हुआ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हुआ। और देखिए एग्जाम्पल, आप बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं इसके। ठीक है, जैसे 2H2 plus O2 that is 2H2O, वाटर बन रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं उसमें वाटर बनता है। तो यहाँ पर देखिए कि वाटर, आप इस 2 को मत देखिए कि जो 2 लग रहा है, नहीं, एक सिंगल स्पीसीज है, इसके अलावा तो कुछ और नहीं है ना। ये कितने थे, 2, यहाँ 3, ठीक, या 2 ही मान लो कि एक और एक 2 स्पीसीज हैं यहाँ, और यहाँ एक सिंगल स्पीसीज बन रही है प्रोडक्ट। तो ये क्या हुआ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और देख लीजिए यहाँ पर N2 plus O2 that is 2NO, नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा है। ये भी क्या है, ये भी किस टाइप की रिएक्शन है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक, सभी में सिंगल बन रहे हैं। अब इसमें जो हालांकि अलग से है, वो कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं इसमें कि एक्सोथर्मिक होती हैं, जिनमें हीट निकलती है। अगर मैं इसको पूरी तरह से लिखूं अच्छे तरीके से, इसको हटा देता हूं अभी, यहाँ पर हीट ऐसे लिखूंगा। आपने कार्बन या देखिए जो वुड होती है, लकड़ी, उसको जब जलाते हैं उसमें जो मोस्टली क्या होता है, मेनली कार्बन होता है, या पेपर है या कोयला है। उसको जब जलाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक, तो बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और हीट निकलती है, हीट निकलती है। आपने सुना भी होगा, ओके, स्टीम इंजन, उसमें कोयले का यूज़ होता था क्योंकि हीट निकल रही है। ठीक, तो यहाँ पर हीट निकल रही है, तो ये जो प्रोसेस है डेल्टा, अगर मैं एंथैल्पी का चेंज देखता हूँ तो ये आएगा नेगेटिव में, इसमें आएगा नेगेटिव में। कैसे, समझिए ये नेगेटिव में कैसे आया। और जिनमें हीट निकलती है उनको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक। ठीक, हीट निकल रही है। अब देखिए, एक बार थोड़ा सा हीट देने की ज़रूरत होती है कोयले को, फिर वो जितना भी जलना है जलता रहेगा। ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होती है, स्वतः होती रहती है। हीट बहुत निकलती है। ठीक, और बहुत सी जगह जहाँ से कोयला निकाला जा रहा है, ठीक, वहाँ पर कोयले में, कोयला ज़मीन से निकलता है, वहाँ आग लगी हुई है कोयले में, ठीक, झरिया जैसी जगहों पे, और वहाँ से वो आग अभी तक कहते हैं ना बुझाने की कोशिश की है, क्योंकि कोयला ही कोयला है बहुत बड़े एरिया में। तो एक बार अगर लग गई तो वो जलता ही रहेगा, जलता ही रहेगा। कितनी बड़ी बुझाने का प्रयास किया लेकिन वो बुझ नहीं पाई है। ठीक, तो हीट इतनी ज़्यादा निकलती है कि बहुत वो जलती रहती है जब तक कि ख़त्म नहीं हो जाएगा कोयला सारा। ठीक, आगे देखिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब ये नेगेटिव में साइन क्यों आ रहा है? मान लीजिए इन दोनों की जो हीट है, ठीक, वो है 20 किलो जूल पर मोल, ये है, मान के चल रहा हूँ मैं। ठीक, और इसमें
होगी तो कुछ और, इसमें जो एंथैल्पी चेंज होता है कुछ और होता है, ठीक है। मैं वैसे ही मान के चल रहा हूँ, कुछ डिजिट समझाने के लिए, केवल समझाने के लिए, ठीक है। ये एक्चुअल वैल्यूज़ नहीं ले रहा हूँ मैं यहाँ पर। अब मुझे 20 को बराबर लाना है, जितनी हीट यहाँ पे है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि जितनी एनर्जी यहाँ पे उतनी एनर्जी यहाँ होनी चाहिए। तो यहाँ मान लीजिए ये है 10 रह गई इसकी, तो बचा क्या। अब इसको बैलेंस कैसे किया जाए, इसकी एनर्जी ये है, कुछ निकल भी तो गई कुछ एनर्जी, तो ये मान के चलिए 10 है, ठीक है। तो अब बताइए 10 और 10 जब भी तो 20 बैठेंगे। अब इसकी कुल एनर्जी क्या है, इसकी तो 10 ही है ना प्रोडक्ट की, तो हम क्या लिखते हैं, डेल्टा H इजिकल टू H2 माइनस H1। H2 ये है बाद वाली, ये H2 है, तो 10 माइनस ये पहले वाली कितनी है 20, तो कितना हुआ ये -10 आया। तो साइन क्या आ रहा है इसमें बताइए, ये माइनस का 10, यानी साइन क्या आ रहा है, माइनस का आ रहा है, ठीक, क्योंकि निकल भी तो गई, तो इसलिए साइन जो आता है वो नेगेटिव में आता है। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस ये होती है, क्लियर। ये एक्चुअल में नहीं है इतनी, एक्चुअल वैल्यू कुछ और है इसकी, ठीक। नाउ नेक्स्ट, एक्सोथर्मिक समझ में आ गया। एंडोथर्मिक भी हो सकती है, कुछ प्रोसेस एंडोथर्मिक भी हो सकती हैं जिनमें हीट दी जाती है, वो क्या होती हैं, एंडोथर्मिक, ठीक। तो बताइए एंडोथर्मिक का कोई एग्जाम्पल जो हीट देने से ज़्यादा हो। जैसे चीनी है, शुगर, वो पानी में डिज़ोल्व होती है तो हीट देने से ज़्यादा होती है, ज़्यादा। जैसे चाय बनाते हैं तो चाय बनाने में क्या होता है, उसको हीट करना पड़ता है, चीनी डाल दी हमने तो उसको घोलना पड़ता है कि घुल जाए चीनी, ठीक, समझ में आ गया। तो अभी तक आपको हो सकता है पता ना हो कि क्यों उसको गर्म करते हैं, क्योंकि चीनी घुल जाए, वो मिक्सअप हो जाए अच्छी तरीके से। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोथर्मिक। समझ में आ गया बच्चों। तो एंडोथर्मिक का के जो एग्जाम्पल्स हैं आप जानते होंगे, जैसे यही वाला देख लीजिए, N2 + O2 दैट इज 2NO, यहाँ माइनस साइन होता है, माइनस हीट, और डेल्टा H किस में आएगा, इसमें पॉजिटिव, ये वैल्यू किस में आती है, पॉजिटिव में, यानी एब्जॉर्ब कर रहा है वो। तो कुछ प्रोसेस ऐसी होती हैं जिनमें कि हीट लेता है, निकलती नहीं है, हीट लेता है। समझ में आ गया। और भी देखो, ये कौन सी प्रोसेस हुई, एंडोथर्मिक, एब्जॉर्ब करता है रिएक्शन, जो रिएक्शंस हीट देने पर होती हैं, ठीक, हीट सप्लाई करने पर होती हैं, और पॉजिटिव में आता है हीट चेंज, एंथैल्पी चेंज, दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, और जिनमें हीट निकलती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और देखो आप वाइट वॉशिंग के लिए लेके आते हो, वाइट वॉशिंग के लिए ये क्विक लाइम है, क्विक लाइम अनभुजा चूना, वाटर में डाल दिया इसको, तो आपने देखा होगा एकदम स्लैकिंग होती है, यानी हीट निकलती है, जैसे चूने को हम डालते हैं इसमें वाटर में, तो क्या बनता है, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक, और इसमें प्लस हीट, और डेल्टा H नेगेटिव में होता है। तो ये कैसी प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक। और आपके सिलेबस में एक और चैप्टर में रिएक्शन दे रखी है कि व्हाई द रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो उसको भी कराई देता हूं मैं, ठीक है ना, आपका भी फायदा हो जाएगा। तो देखिए, रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड एज एक्सोथर्मिक। तो रेस्पिरेशन में होता क्या, देखिए हम खाना खाते हैं, किसके लिए खाते हैं, एनर्जी के लिए, कि हम वर्क नहीं कर पाएंगे और एनर्जी हमें खाने से मिलती है। तो ग्लूकोज की फॉर्म में हमारा फूड स्टोर हो गया, जैसे C6, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज, ठीक। अब देखिए, चेंज द मार्कर नाउ, C6H12O6 प्लस
यहाँ पर आप लीजिए ग्लूकोज का क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है हमें, ठीक। अब हमने मार्कर चेंज किया, चेंज द मार्कर, दैट इज़, एक गाने में भी आपने सुना होगा, चेंज द ट्यून मामा, ठीक। तो इसी तरह से हम यहाँ पे किसका यहाँ पर चेंज कर रहे हैं मार्कर, और अच्छा समझ में आएगा, आंखों के लिए भी अच्छा रहता है। डिफरेंट वेराइटीज़। ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ये किस में होता है, रेस्पिरेशन में। बायोलॉजी बहुत अच्छी है आपकी, ठीक है, आपके सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर ये क्या बना, ऑक्सीडेशन हुआ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और इसमें निकलती है हीट। इसमें हीट एनर्जी, सीधा एनर्जी ना कह के, हीट ना कह के मैं एनर्जी लिख दूँ इसको, तो कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा। कितने कार्बन है इधर, बैलेंस करो, 6 लगा दीजिए। हाइड्रोजन 12, 6 लगा दीजिए, ठीक, ये हो गया। अब देखिए रेस्पिरेशन, ये जो प्रोसेस है ये क्या है, रेस्पिरेशन। बोर्ड में भी क्वेश्चन आ जाता है, इंपॉर्टेंट है। वाई द respiration is considered as exothermic process? Because the energy is evolved in this process. एनर्जी निकलती है और वो एनर्जी स्टोर हो जाती है, ठीक, और उसका यूज़ होता है किसमें, वर्क करने में। समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ और बैलेंसिंग कुछ और बाकी है क्या, 6 2 12, और ये हो गया। यहाँ पर ऑक्सीजन देखिए, 6 2 12 प्लस 6 कितना होगा, 18, यहाँ है 6, तो यहाँ आ जाएगा 6, ठीक है। अब हो गया ना बैलेंस, ये बैलेंस है। तो हीट एनर्जी इसमें निकलती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है बच्चों। और इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन, आप बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इसको कर लीजिए। नेक्स्ट जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसको आप नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको बताएंगे आपको, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, ठीक है बच्चों। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद बच्चों।